हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। मैं प्रियंका द्विवेदी एलएन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बीए के होम साइंस के सिलेबस में बच्चों का जो कोशिकीय संरचना का चैप्टर कंटिन्यू है, उसमें आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं और हम कोशिकीय संरचना में जो कोशिकांग पाए जाते हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने कोशिकीय संरचना में प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम कोशिका के अंदर जो कोशिकांग हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उनमें से कुछ अंगों के बारे में आज हमें पढ़ना है, जो कि बीए के सिलेबस में है। वैसे तो देखा जाए तो कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं जिनका अपना अपना एक इंडिविजुअल फंक्शन है और जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हर किसी का रोल इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन हमें कुछ विशेष के बारे में ही चर्चा करनी है, जिसमें आगे के क्रम में आज कोशिकांगों में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। देखिए, कोई भी सेल स्ट्रक्चर है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती ही है, क्योंकि अगर कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो कोशिका के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण है ना, वो संभव नहीं है। क्योंकि शरीर के लिए या संपूर्ण संरचना के लिए ऊर्जा निर्माण का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया का ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। अब हम इसको थोड़ी डिटेल तरीके से समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो व्यास होता है या लगभग 0.5 से लेकर के 1 मिलीमाइक्रोन तक इसका जो व्यास होता है। व्यास का मतलब ये जो आप देख रहे हैं संरचना, ऐसे एक डंडीनुमा संरचना होती है जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर देखा जाता है। इसी में पूरी क्रिया का जो कोशिका में जो भोजन का ऑक्सीकरण होता है या ज्वलन जिसे हम कहते हैं, ग्लूकोज का पायरुवेट के रूप में बदलने के बाद जो ज्वलन की प्रक्रिया होती है वो इसी में होती है। इसी से हमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज जलता है वो उसके बाद हमें एटीपी, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। और जो एटीपी बनता है वो हमारी कोशिकाओं में अधिक आयनिक फॉस्फेट बंधनों से एटीपी और एडीपी के रूप में ऊर्जा का संचयन हो जाता है। और जब हमारी बॉडी को उसकी नीड होती है तो वापस से फिर से वो क्या कर लेता है, उसका संश्लेषण होता है एटीपी का, और वो टूट करके ऊर्जा के रूप में हमारा शरीर उसको उपयोग में ले आता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया शरीर के ऊर्जा घर के रूप में, कोशिका के ऊर्जा घर के रूप में जाना जाता है। इसे हम ऊर्जा के घर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है यही ऊर्जा का लेन देन, निर्माण वगैरह सारा काम इसी के द्वारा किया जाता है। इसमें देखिए इसके कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं जिसकी वजह से हम इसके महत्व को समझ सकते हैं। जैसे देखिए, वायवीय श्वसन से ऊर्जा का उत्पादन करना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो सांस लेने के बाद हम ऑक्सीजन अपने शरीर में लेते हैं तो वो सीधा कहाँ जाता है, वो हमारी कोशिकाओं तक पहुँचता है। कोशिका तक पहुँचने के लिए हमें एक प्रोसेस को देखना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ब्लड के द्वारा जो हमारी सांसों से ऑक्सीजन छन करके हमारे हृदय में जाता है। हृदय में रक्त में उसकी पंपिंग करके उसको ऑक्सीजन को रक्त में मिक्स किया जाता है और वहां से धमनियों के द्वारा हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ऑक्सीजन का भी परिवहन होता है और ग्लूकोज का भी परिवहन होता है, क्योंकि हमने जो भी भोजन खाया है उसको पचने के बाद जो हमें अवशोषक पोषक तत्वों के रूप में जो चीज़ हमें मिलती है वो क्या है, वो जो हमारे मुख्य रूप में जो ग्लूकोज होता है वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। वो ब्लड के थ्रू ही हमारे शरीर के पूरी सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज दोनों जाता है। अब जाने के बाद जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली है कोशिका की, वो क्या करती है,
मैंने कल आप लोगों को बताया था कि वो सेमी परमिएबल होती है और उसमें से गैसें और जो अणु होते हैं तत्वों के, वो सभी क्या होते हैं, उसमें से आवश्यकतानुसार आवागमन करने की क्षमता होती है उसमें, अब झिल्ली में। तो वैसे ही यहाँ क्या होता है कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज के कण ये क्या होते हैं, ये हमारी प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से कोशिका में आ जाते हैं, हमारी कोशिका में आ जाते हैं। अब यहाँ जीव द्रव्य जो है, जब वो जीव द्रव्य में मिल जाते हैं तो एक कोशिका में ऐसा नहीं है कि केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होती है, कई सारी हो सकती है, तो वो उन तक पहुंचता है। अब ऑक्सीजन भी पहुंचा है और ग्लूकोज भी पहुंचा है, दोनों जब माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचते हैं तो यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है, एक रासायनिक क्रिया होती है, जिसमें जो है ग्लूकोज किस में बदल जाता है, पायरूवेट में बदल जाता है, और पायरूवेट में बदलने के बाद उसका ज्वलन होता है। ज्वलन के बाद एटीपी के रूप में ऊर्जा और जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन चीजें उत्पाद के रूप में प्राप्त होती हैं। तो जो ऊर्जा होती है उसका तो संचयन हो जाता है, वह तो क्या कर ली जाती है, वो स्टोर कर ली जाती है, लेकिन ऑक्सीजन के ज्वलन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है वह शिराओं के माध्यम से वापस फिर से हमारे फेफड़ों तक आता है और हम अपने शरीर से उसका निःश्वसन कर देते हैं। सोचिए ये प्रक्रिया कितनी तेजी के साथ होती है कि जब हम एक बार सांस लेते और छोड़ते हैं उतने में ही संपूर्ण शरीर की सभी कोशिकाओं द्वारा एक साथ यह प्रक्रिया संपन्न कर ली जाती है और वापस फिर से हमें क्या, फिर से हम जब दूसरी सांस लेते हैं तो वही क्रिया वापस फिर से संचालित होती है। तो ये आपने देख लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, वायवीय श्वसन से ऊर्जा का उत्पादन करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शक्ति को बढ़ाती है और बॉडी में जो उपचय अपचय का नियंत्रण है वह भी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया कि हम अपने शरीर की एनर्जी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो भी भोजन ग्रहण करते हैं या जल ग्रहण करते हैं वो सब कुछ पचने के बाद जब उसकी ऊर्जा के रूप में जो उसका परिवर्तन होता है ना, वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया सपोज करिए कि हमारी कोशिकाओं के अंदर नहीं पाया जाता तो चाहे हम कुछ भी खाते, वो चीज़ें हमारे शरीर में डाइजेस्ट होने के बाद उसका जो एक सबसे लास्ट फॉर्म में उसकी जो चेंजिंग है, उसका जो ऊर्जा के रूप में परिवर्तन है, उसके लिए कोई प्लेस नहीं होता। फिर हमारे खाने पीने का या फिर ये हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए जो सबसे बेसिक यूनिट है उसका बिल्कुल कुछ अता पता ही नहीं होता, फिर हमारी बॉडी का जो मेंटेनेंस है वो बैलेंस नहीं हो पाता। तो आप ये देखिए, अगली बात देखते हैं, उपचय अपचय का नियंत्रण। मैंने अभी बताया माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही उपचय अपचय का नियंत्रण हो रहा है। भाई आप जो भी खा पी रहे हैं वो आपके शरीर में जाकर के, आपकी कोशिकाओं में जाकर के, और जब माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से उसको पचा करके ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, जिसका आप उपयोग कर पा रहे हैं, तभी तो आपके शरीर में जो भी आ रहा है वो पूरी तरीके से उसका उपयोग हो पा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे शरीर में कोई भी चीज़ अंदर हम खाते और वो हमारे शरीर से बाहर चला जाता, उसका हमारा शरीर उपयोग नहीं कर पाता। स्टेरॉइड का संश्लेषण करता है, जो भी हमारी बॉडी में स्टेरॉइड्स होते हैं, कुछ इसेंशियल होते हैं, कुछ बाहर से हमें प्राप्त होते हैं, तो ये क्या करता है, इनका संश्लेषण करने का काम करता है। कोशिकीय संकेतों तथा बहुजनन का भी नियंत्रण करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि कोशिकाओं को कोई भी लक्षण प्रकट करने के लिए जिस प्रकार की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, या आप कहिए कि कोशिकीय विभाजन के लिए, कोशिकीय जनन के लिए, चाहे वो अर्धसूत्री हो चाहे समसूत्री हो, दोनों प्रकार के विभाजन के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत है वो हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, हमें माइटोकॉन्ड्रिया से ही प्राप्त हो रही है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है। ये क्या करता है, ये यहाँ पर कोशिका के संकेतों को भी देखता है और बहुजनन को भी नियंत्रित करता है। जैसी एनर्जी ये प्रोवाइड करता है उसी प्रकार से कोशिका में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है या विखंडन होता है, जो भी चीजें होती हैं। देखिए, एक विशेषता इसकी ये है कि जो यकृत की कोशिकाएं होती हैं उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें विषहरण की क्षमता पाई जाती है। तो ये था आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अभी हम लोग बात करेंगे आपके
गोल्जी काय के बारे में। गोल्जी काय क्या होता है? देखिए, गोल्जी काय जो है वो हमारी बॉडी में प्रोटीन के संचयन और संश्लेषण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब प्रोटीन, आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन हमारी बॉडी में जल से सबसे अधिक, अगर जल के बाद अगर कोई तत्व हमारी बॉडी में सबसे अधिक है तो वो क्या है? वो हमारा प्रोटीन ही होता है। प्रोटीन का ही कार्य सबसे अधिक होता है। इसलिए आप देखेंगे कि प्रोटीन का जो सेल के अंदर किस प्रकार से स्टोरेज हो रहा है, वो कहाँ होता है? हमारी गोल्जी बॉडी में होता है। गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है? आइए देखते हैं। अब हम बात करेंगे अपनी गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी क्या है? गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं। यह केंद्रक का जो केंद्रक कला है, यहाँ से लगा हुआ एक थैली नुमा संरचना होती है, जो इस प्रकार से मोटी और चपटी थैली के रूप में एक पर एक ऐसे चिपकी हुई होती है, ऐसी प्रतीत होती है। इसके ऊपर ये जो छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में आप देख रहे हैं, इसे हम राइबोसोम्स कहते हैं। गोल्जी बॉडी और राइबोसोम्स ये दोनों मिल करके कोशिका के अंदर आए हुए प्रोटीन का क्या करते हैं? संश्लेषण करते हैं। संश्लेषण के बाद प्रोटीन के संचयन का कार्य भी गोल्जी बॉडी के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए प्रोटीन से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, उनके निष्पादन के लिए कोशिका में गोल्जी बॉडी जिम्मेदार होता है। अब देखिए, गोल्जी बॉडी के काम क्या क्या हैं? भाई, किसी का भी अगर कोई काम नहीं होगा तो उसका महत्व फिर कैसे प्रदर्शित किया जा सकेगा? किसी की कोई जिम्मेदारी अगर ना हो तो फिर वह व्यक्ति या कोई भी अपनी महत्ता को प्रकट कैसे करेगा? उसी प्रकार कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उन सभी के अपने कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं, जिनके आधार पर उनके महत्व को स्पष्ट किया जा सकता है। आप यहाँ पर देखिए, गोल्जी बॉडी के क्या क्या कार्य हैं। गोल्जी बॉडी का काम है संशोधन, छटाई और पैकेजिंग करने का काम, यानी कि कोशिका के अंदर आए हुए प्रोटीन्स का संशोधन करना, उनकी छटाई करना, अच्छे और खराब, या अच्छे खराब नहीं, आप ऐसे कह सकते हैं कि इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल, उनको छांट करके अलग करना और उनकी पैकेजिंग करना, यानी कि अगर अधिक मात्रा में प्रोटीन है तो उसको क्या करना? उसको पैक करके एक स्थान पर, यानी कि आपकी गोल्जी बॉडी के अंदर उसको स्टोर करने का काम गोल्जी बॉडी ही करता है। प्रोटीन का संशोधन, मैंने अभी बताया कि प्रोटीन के जितने भी टाइप्स हैं उनमें किस तरीके से उनको कैटेगराइज करना है, उसका काम भी गोल्जी बॉडी का है। पदार्थों का परिवहन, गोल्जी बॉडी कोशिकीय विभाजन के समय एक स्थान से दूसरे स्थान तक या पूरी कोशा के अंदर या एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच जो एक परमिएबिलिटी होती है, उसके द्वारा तत्वों का परिवहन कराने का काम करता है। यानी कि तत्वों के पदार्थों के परिवहन के लिए भी गोल्जी बॉडी ही उत्तरदायी है। अणुओं का सल्फेशन, सल्फेशन का मतलब ये होता है कि जब कोशिका के अंदर गोल्जी बॉडी कुछ अणुओं, विशेष करके किसका? प्रोटियोग्लाइकेंस का, जीएजी का और कोर प्रोटीन का, इस पर क्या करता है? सल्फेशन करता है। ये प्रक्रिया इस तरीके से होती है कि जब सल्फेशन करते समय सल्फर ल्यूमेन के माध्यम से गुजरता है तो सल्फोट्रांसफरेज की मदद से सल्फेशन होता है। ठीक है। अब देखिए कि 3-फास्फोएडेनोसिन और 5-फास्फोसल्फेट परमाणुओं के दाता के रूप में भी ये आपका गोल्जी बॉडी ही काम करता है। यानी अणुओं के सल्फेशन का काम गोल्जी बॉडी करता है। अणुओं का फास्फोरिलीकरण, अणुओं का फास्फोरिलीकरण क्या होता है? अणुओं के फास्फोरिलीकरण का तात्पर्य यह है कि विभिन्न जैव रासायनिक अणुओं का जो फास्फोरिलीकरण होता है, ये एटीपी अणुओं के ल्यूमेन में काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में परिवहन के दौरान होता है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं? फास्फोरिलीकरण के नाम से जानते हैं। तंतुओं का निर्माण, तंतुओं के निर्माण का मतलब क्या है? भाई, जब कोशिका में कोशिकीय विभाजन होता है तो क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये आपकी सेल है, सेल परिपक्व हो गई। जब सेल के परिपक्वन के बाद इसमें
विभाजन होने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो हमारे सेल में क्या पाया जाता है, एक सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, ये कोशिका में 2 सेंटर डेवलप कर देता है और कोशिका के अंदर ये जो स्थान होता है, यहाँ पर कोशिकांगों की डबलिंग स्टार्ट हो जाती है। डबलिंग का मतलब जितने भी कोशिकांग हैं वो क्या हो जाते हैं, वो आधे आधे खंडों में टूटना शुरू कर देते हैं। बडिंग समझा आपने, बडिंग जानते हैं? जैसे कि क्या होता है कि कई बार कुछ पौधे जो हैं वो बडिंग के द्वारा डेवलप होते हैं। अजूबा को देख रखा है, वो उसकी पत्तियों पर ही जो छोटे छोटे उसके जो कशाभिकाएं, जो उसके रोम निकले हुए होते हैं, वही जब टूट करके मिट्टी में गिर जाते हैं तो उनसे क्या बन जाता है, उनसे नया पौधा बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कोशिका के अंदर जो प्रोसेस चल रही है, इसमें जो कोशिकांग पहले से उपस्थित हैं वही 2 भागों में टूट करके क्या हो जाते हैं, 2 सेट बना लेते हैं। जब 2 सेट बन जाता है तो यहाँ पर एक तनाव उपस्थित होने लगता है, कोशिका कला पर एक तनाव उपस्थित होने लगता है और एक सेट के कोशिकांग इधर चले जाते हैं और दूसरे सेट के कोशिकांग इधर चले आते हैं। ये कैसे आएंगे, इनको डायरेक्शन थोड़ी कोई दे रहा है कि आप इधर चले जाओ, आप उधर चले जाओ, नहीं। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो गोल्जी बॉडी होता है, ये कुछ तंतुओं का निर्माण कर देता है जिससे लग करके इसमें से एक सेट का कोशिकांग इधर चला आता है और दूसरे सेट का कोशिकांग इधर चला जाता है और फिर क्या होता है, यहाँ से कोशिका कला कमजोर पड़ती है और फिर यह इस तरीके से क्या हो जाती है, 2 कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। अर्थात तंतुओं, कोशिका विभाजन के समय तंतुओं के निर्माण का जो कार्य है वह गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। एक आखिरी इसका कार्य है जल का उत्सर्जन। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निःश्वसन के द्वारा बाहर चला जाता है। एटीपी का संचयन हो गया, अब बच गया जल। अब जो जल निर्मित हुआ है वह कोशिका से बाहर किस प्रकार जाएगा, कौन उसको बाहर करेगा, उसको बाहर करने का काम हमारा गोल्जी बॉडी ही करता है। क्लियर? यहाँ तक आपने देख लिया कि किस तरीके से गोल्जी बॉडी हमारी कोशिकाओं में अपनी भूमिका निभा रहा है। अब हम बात करते हैं आगे कोशिकांगों में। अगले कोशिकांग की हम बात करेंगे लाइसोसोम की। लाइसोसोम जिसे कि कोशिकांगों की आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में हमें बात करनी है क्योंकि लाइसोसोम कोशिका के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस को अंजाम देता है जिसके बिना कोशिका का परिवर्धन, विकास, उसका विखंडन या कोशिका विभाजन वगैरह, ये बहुत सारी क्रियाएं जो कि जरूरी हैं वो नहीं हो सकती हैं। लाइसोसोम की जो खोज थी वो एक क्रिश्चियन बेल्जियम के कोशा वैज्ञानिक थे जिन्होंने, डुवे नाम के वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1949 में किया था। 1949 में बेल्जियम के एक कोशा वैज्ञानिक क्रिश्चियन डुवे ने लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम लिसिस और सोमा 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें लिसिस का मतलब होता है अलग करना और सोमा का मतलब है शरीर, यानी कि शरीर से अलग करना। यानी कि जब कोशिका को 2 भागों में बांटकर अलग करने का जो काम होता है वो क्या है, वो यहाँ पर देखिए वही बताया जा रहा है कि लिसिस और सोमा 2 से मिलकर के लाइसोसोम नाम के इस कोशिकांग का निर्माण हुआ है, नाम पड़ा हुआ है। एक कोशिका में लगभग 100 से अधिक लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। इनकी संख्या 1-2 नंबर्स में नहीं पाई जाती है, ये लगभग एक कोशिका के अंदर 100 या उससे अधिक भी हो सकते हैं। इनकी सबसे खासियत ये होती है कि लाइसोसोम्स के अंदर ही एंजाइम्स पाए जाते हैं। और कितने टाइप्स के एंजाइम्स हो सकते हैं? 40 प्रकार से भी अधिक जो एंजाइम्स हैं वो हमें लाइसोसोम से प्राप्त होते हैं। ये लाइसोसोम जो है ये कोशिका के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है वो इनके कार्यों से स्पष्ट हो रहा है। आइए हम देखते हैं
पहला कार्य है रक्त के थक्के को घुलने में मदद करना। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि जब भी हमें कहीं पर चोट लगती है तो वहाँ पर रक्त का थक्का जमना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर रक्त का थक्का नहीं जमा और ब्लड लगातार बहता रहा, निकलता रहा, तो शरीर का संपूर्ण ब्लड जो है वो बॉडी से बाहर आ जाएगा, चाहे भले एक छोटी सी ही चोट क्यों न लगी हो। लेकिन प्रोटीन यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि थ्रोम्बिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी मदद से ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं और वाउंड के स्थान पर यानी घाव के स्थान पर रक्त का थक्का जमने के बाद ब्लड रुक जाता है, बहना रुक जाता है। तो जब वो थक्का बन करके ब्लड का बहना रुक गया, तो जब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो आप सभी को पता है कि ट्रीटमेंट के समय जो क्लॉटिंग हुई है उसको वापस फिर से धीरे धीरे वो ब्लड में परिवर्तित होना उसका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। या फिर कई बार ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को आप देख रहे होंगे, आपने सुना होगा कि चोट लगी है अंदर ही अंदर और बॉडी में पूरी क्या हो गई है, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, थक्का जम गया है। तो उसका इलाज कैसे स्टार्ट किया जाता है? उसका इलाज जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर देते हैं वो लाइसोसोम की एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए देते हैं, क्योंकि लाइसोसोम ही है जो रक्त के थक्के को घुलने में मदद करता है। क्लियर? सूक्ष्म जीवों से प्रतिरक्षा। लाइसोसोम हमारी कोशिका के अंदर जो बाहरी बैक्टीरियाज या बाहरी हार्मफुल जो चीज़ें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करता है, उनका भक्षण करता है, उनको खा जाता है। त्वचा के केराटिन लिप्त करने में, केराटिन क्या है? केराटिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो क्या करता है, वो हमारी स्किन में कलरिंग और स्मूथनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसकी युक्ति के लिए यानी कि कोशिका को केराटिन लिप्त करने के लिए लाइसोसोम अपना महत्व दिखाता है। शुक्राणु द्वारा अंडाणु के भेदन में भी लाइसोसोम का काम है। मैंने मैंने एमए की क्लासेस में पढ़ा रखा है कि जब भी कोशिका का संयुग्मन होता है यानी जो जाइगोट बनता है ना, जब जाइगोट बनने से पहले की जो प्रक्रिया है यानी कि एक माता का ओवम और पिता का स्पर्म जब दोनों मिलते हैं तो जो जाइगोट बनने की प्रक्रिया होती है वो जो है लाइसोसोम की अनुपस्थिति के वजह से नहीं हो सकती, अनुपस्थिति में नहीं हो सकती, क्योंकि लाइसोसोम ही माता के ओवम में स्पर्म की एंट्री के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे ही माता के ओवम तक स्पर्म आता है तो यहाँ की ये जो वॉल है ये जब स्पर्म के एंट्री के लिए खुलती है तो यह इस भेदन के लिए लाइसोसोम ही जिम्मेदार है। वही इसको क्या करता है, इस स्थान को सुटेबल बनाता है कि स्पर्म ओवम में इंटर करे। साथ ही साथ ये यह भी नियंत्रित करता है कि एक कोशिका में 2 स्पर्म का एंट्री न हो। एक स्पर्म की एंट्री के बाद तुरंत यह जो लेयर है, तुरंत यह जो झिल्ली होती है, जो कवरिंग होती है, वह वापस फिर से स्ट्रांग हो जाती है, रिजिड हो जाती है और उसमें दूसरे स्पर्म की एंट्री नहीं होती है। इन केस अगर एक ही समय पर सेम टाइम पर 2 स्पर्म एक अंडे के अंदर इंटर कर लेते हैं तो जुड़वा बच्चों आइडेंटिकल ट्विंस का जन्म होता है, जो हम लोग देखते हैं कि माता के गर्भ में एक ही प्रकार के बच्चे, उनका लिंग भी सेम है, उनको एक ही आहार नाल से, एक ही प्लेसेंटा से, उनको एक ही नाभि रज्जु के माध्यम से उनको पूरा आहार जा रहा है। यानी कि उनका क्या है, उनका एक ही प्लेसेंटा है जिससे जो है वो दोनों का पोषण हो रहा है। कई बार ऐसे बच्चे अलग अलग डेवलप नहीं होते हैं बल्कि जुड़े हुए भी हो सकते हैं, तो ऐसे बच्चे इस कंडीशन में जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये जो इस भित्ति का शुक्राणु की एंट्री के लिए जो खुलने का काम होता है उसके लिए लाइसोसोम मदद करता है। हड्डियों की मरम्मत का काम
हम सभी जानते हैं कि कई बार हड्डियों में जो टूट फूट हो जाती है या कैल्शियम की कमी के कारण जो ऑस्टियोपोरोसिस या और भी ऐसे नाभिकीय ऐसे बहुत सारे हड्डियों के टूटने पे, उनके विखंडन पे जो कमजोरी आती है हड्डियों में, उनकी जो क्वालिटी में जो डिफरेंस आता है, जो कमी आती है, उसको पूर्ति करने में, उनकी मरम्मत करने में लाइसोसोम अपनी मदद करता है। परिपक्व लाल कणिकाओं तथा मृत कोशिकाओं का भी ये अपघटन करता है। लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम जो है वो हमारे शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका जीवन काल 120 डेज का होता है, 120 दिनों का होता है। भाई वो बनती है, फिर धीरे धीरे मैच्योर होती हैं, फिर धीरे धीरे जीर्ण हो जाती हैं और जीर्णता के बाद वापस फिर से उनका क्या हो जाता है, वह जो है वो किसी का मतलब उनका काम जो है, काम की क्वालिटी घट जाती है, उनके ऑक्सीजन कैरिंग की जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो ऐसी परिपक्व लाल कणिकाओं और जो लाल रक्त कणिकाएं वो अपने जीवन काल को पूरा करके मर जाती हैं, उनको भी हमारी बॉडी में भक्षण करने का काम लाइसोसोम के द्वारा होता है। सोचिए अगर ऐसा नहीं होता, लाइसोसोम उन कोशिकाओं का भक्षण नहीं करता, तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसा बहुत सारा मृत कोशिकाओं का स्टॉक जमा हो जाता और बहुत सारी बीमारियों को जन्म मिलता। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का भक्षण, कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ही अंदर ऐसी चोट लग जाती है, तो वहां पर देखिए हम उसको दवा से उसका ट्रीटमेंट तो करते हैं, लेकिन अंदर जो चोट लगी है और जो वेस्ट वहां पर निर्मित हो गया है, वहां पर जो कोशिकाएं मृत हैं या जो बेकार का कह सकते हैं कि जो खराब तत्व तो वहां पर इकट्ठा हो चुका है, उसका भक्षण कौन करता है? उनका जो है वो लाइसोसोम ही भक्षण करता है और हमारी बॉडी को प्योरली क्लियर करता है, सफाई करने का काम हमारा लाइसोसोम ही करता है। भूखमरी की समस्या जो होती है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को आज के समय में भूखमरी बहुत बड़ी समस्या बनती नजर आ रही है। हमारे भारत देश में ही देखें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत मुश्किल से 2 वक्त का खाना मिल पा रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, जो वर्क कैपेसिटी है, या आप इस तरीके से देखिए कि जो लोगों की जो क्षमता है, जो उनका कैलिबर है, उसके अनुसार उनको काम नहीं मिल रहा है, उनके अनुसार वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन है, अपनी योग्यता को निखारने की जो उनकी क्षमता है उसके अनुसार उनको काम नहीं मिल रहा है, अपने कौशल का वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि समाज में बहुत सारी समस्याएं, बेरोजगारी, भूखमरी, ऐसी चीजें फैलती चली जा रही हैं, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही समस्या वाली बात है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भूखमरी का मतलब सिर्फ यही नहीं है, आप ऐसे भी देखिए कई बार लोग फास्ट रहते हैं। शरीर के अंदर जब कोई भी भोजन नहीं जा रहा है, कुछ खाया पिया नहीं जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में शरीर को जीवित रखने की जो जैविक क्रियाएं हैं, उनके संचालन के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि शरीर के अंदर के जो कोशिकाओं के अंदर जो एबंडेंस में कोशिकांग उपस्थित होते हैं, उन्हीं को धीरे धीरे क्या करता है, लाइसोसोम उनका अपघटन करके, उनको खा करके और कोशिका को एनर्जी देने का काम स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखिए कहा जाता है, यहाँ पर कहा बताया गया है कि आत्मघाती थैली है। लाइसोसोम के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो पूरी कोशिका को पचा सकने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लाइसोसोम क्या है, वह जो है वो आत्मघाती थैली है, वो संपूर्ण कोशिका को खाकर पचा सकती है जिसमें कि वह है। क्लियर हुआ? तो ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम भी हमारी कोशिका के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है।